बीकॉम थर्ड पार्ट के स्टूडेंट जिनका यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है और जिनका सेशन 2022 से 25 है, उनके लिए संभावित डेट एग्जामिनेशन के लिए थर्ड पार्ट का 18 मार्च तय किया गया है। फिलहाल फॉर्म भरने का जो डेट समाप्त कर दिया गया था, वह डेट वैसे स्टूडेंट के लिए जो पार्ट 1 में फेल हो गए थे, पिछले सेशन में दोबारा एग्ज़ाम दिए थे, उनका रिजल्ट आना बाकी था, अभी अभी रिजल्ट दिया है, और उन्हीं स्टूडेंट के लिए फॉर्म भरने के लिए फिर से ऑनलाइन पोर्टल खुला है। 2 दिन फॉर्म भरने का डेट दिया गया है और 2 दिन उसके सुधार का डेट दिया गया है। फिलहाल ये सारा प्रोसेस 12-13 तारीख तक चलेगा और 18 तारीख तय किया गया है एग्जामिनेशन के लिए, और उम्मीद है उस तारीख से एग्ज़ाम हो ही जाएगा। एग्ज़ाम संभवतः 2 शिफ्ट में होना है। ABCDE ग्रुप में बांटा गया है सब्जेक्ट को। कॉमर्स का सब्जेक्ट संभवतः C ग्रुप में रखा गया है, जो एग्ज़ाम शायद 19 तारीख से पड़ेगा, जो प्रोग्राम आने पर तय होगा। हमारा ऑनलाइन आने के पीछे अभी रीज़न है, ये वीडियो के पीछे, कि हम क्या करें कि हमारा परसेंटेज बेहतर हो। हम क्या करें कि हमारा परसेंटेज बेहतर हो। हमें सबसे पहले तय करना है कि फर्स्ट पार्ट, बीकॉम फर्स्ट पार्ट और बीकॉम सेकेंड पार्ट के मार्क्स को देखना है कि इसमें क्या मार्क्स है। बीकॉम फर्स्ट पार्ट ऑनर्स पेपर में 2 है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड, जिसमें मिनिमम 90 नंबर और मिनिमम 45 और 45 लेके 90 नंबर, और फर्स्ट क्लास के लिए 60 और 60 लेके 120 नंबर ये होता है। यही चीज बीकॉम सेकेंड पार्ट में भी होता है। ऑनर्स पेपर, पेपर थर्ड और पेपर फोर पासिंग मार्क्स 45 लेके 90, और फर्स्ट क्लास के लिए 60 लेके 120, 60 और 60 लेके 120। ये हमारा 1 और 2 मिला के 240 यदि पूरा हो रहा है तो अभी तक हम फर्स्ट क्लास के लायक हैं। यदि 240 से अबव है तो बेहतर है। यदि 240 से कम है, 240 से कम है, तो अभी आप फर्स्ट क्लास के लायक नहीं है। आपका रिजल्ट अभी तक फर्स्ट क्लास नहीं देने वाला है। तो हमें इसको देखने के बाद ये तय करना है कि ऑल ओवर बीकॉम थर्ड पार्ट में ऑनर्स पेपर, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8, ये पासिंग मार्क्स 45 और 45 के हिसाब से 180, जबकि फर्स्ट क्लास 60 और 60 के हिसाब से 240। और इस तरह से हम देखते हैं कि यदि ऑल ओवर 480 नंबर यदि पुरता है, ऑल ओवर यदि 480 नंबर आपको पुरता है, तब जाके फर्स्ट क्लास होगा, तब जाके आपका रिजल्ट बीकॉम का फर्स्ट क्लास होगा। अब यदि पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के यदि किसी स्टूडेंट को सपोज करें 200 नंबर पूर रहा है, ठीक है, 90 नंबर यहां था और 110 नंबर अगर यहां है, या 110 यहां था, 90 यहां है, कुल 200 पूरा हो रहा है, तो 480 पूरा करने के लिए उसे 280 और चाहिए, और ये 280 पूरा करने के लिए
प्रत्येक सब्जेक्ट का एवरेज बनता है 70 नंबर, अर्थात एक पेपर में 70 नंबर अवश्य रूप से पूरना चाहिए, तब जाके हम 280 को पूरा करेंगे और इस हिसाब से हमारा ऑल ओवर 480 होगा, तब जाके हम फर्स्ट क्लास करेंगे। अन्यथा यदि 479 हो गया तो आप फर्स्ट क्लास नहीं सेकेंड क्लास के हकदार होंगे। ठीक है, अब दूसरी बात देखते हैं कि यदि आप एक पेपर में अब्सेंट हैं, एक पेपर में अब्सेंट हैं, किसी रीजन से आपने परीक्षा नहीं दिया, फिर भी यदि आपका रिजल्ट पासिंग मार्क्स आप देखें, ये 45 45 45 मिला के 360, पासिंग मार्क्स यदि 360 पूरा हो रहा है, एक पेपर में अब्सेंट के बावजूद भी पासिंग मार्क्स 360 पूरा हो रहा है, तो आपको रिजल्ट दे देगा, भले उस रिजल्ट से वो हाथी का दांत हो जाए, आगे कुछ ना कर पाए। ठीक है, लेकिन आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। आपका रिजल्ट यदि 360 पूरा हो रहा है तो आपको पास करके रिजल्ट दे देगा। यहाँ पे स्टार लगा के ए लिख देगा कि आप यहाँ अब्सेंट हैं, लेकिन ऑल ओवर आपको पास कर देगा। 480 यदि एक सब्जेक्ट अब्सेंट के बाद भी अगर 480 पूरा हो रहा है तो भी आपको फर्स्ट क्लास का रिजल्ट दे देगा, वहां पे स्टार लगा देगा। आपका रिजल्ट आगे कहाँ यूज होगा और कहाँ नहीं यूज होगा, वो आप जहाँ यूज करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आपका सर्टिफिकेट वैलिड करे या वैलिड नहीं करे। यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा, ये रूल्स है। ठीक है, अब देखना यह है कि हमें कैसे क्या करें कि हमारा परसेंटेज अच्छा हो, क्योंकि इसमें अगर डैमेज होता है तो इसका भरपाई तो आप कहीं नहीं कर पाएंगे, ये लास्ट पार्ट है। इसीलिए पेपर 5 में हम क्लास में भी बताए हैं कि लीवरेज एक ऐसा चैप्टर है जिससे प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों क्वेश्चन पूछेगा। तो 2 क्वेश्चन आप लीवरेज से कर सकते हैं, 2 क्वेश्चन आप लीवरेज चैप्टर से कर सकते हैं। तो लीवरेज चैप्टर को यदि आप ढंग से तैयारी कर लें तो 2 क्वेश्चन आप लिख देंगे पेपर 5 में, और वो बेहतर तरीका से लिखेंगे। लीवरेज क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, या लीवरेज क्या है, फिनेंसिंग लीवरेज और संचालन लीवरेज या कंबाइंड लीवरेज में अंतर बताइए, या दोनों का यूज बताइए, या इसका निर्धारण कैसे होता है, डिटर्मिनेशन हम कैसे करते हैं वो बताइए। इस तरह से थ्योरी देगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन किसी एक एक्टिविटीज का आपको क्वेश्चन देगा, जैसे निम्नलिखित विवरण से संचालन क्रिया के अंतर्गत लीवरेज ज्ञात करें। तो संचालन क्रिया के अंतर्गत हमें क्या क्या फार्मूला चाहिए वो ध्यान में रहेगा। वित्तीय क्रिया के अंतर्गत क्या चाहिए, कंबाइंड के लिए क्या चाहिए, जो हम क्लास भी कर चुके हैं और हमारे वीडियो में भी लगा हुआ है, आप उसके आधार पर तैयारी कर सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन आप इस चैप्टर से कर सकते हैं, 2 क्वेश्चन आप फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपका है फाइनेंस मैनेजमेंट क्या है, फाइनेंस मैनेजमेंट परिभाषित करें, इसका अर्थ स्पष्ट करें। फाइनेंस मैनेजमेंट और फाइनेंस मैनेजर क्या है, फिर उसका रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, गोल क्या है, फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है ना, फिर उसका लिमिटेशन क्या है, कैरेक्टर क्या है। ये टॉपिक जो है ये सब एक दूसरे से मिलता जुलता टॉपिक है। 10 को पॉइंट वैसे याद कर लें, जो कैरेक्टर है वही इंपॉर्टेंस है, वही ऑब्जेक्ट है ना, वही रोल है। 10 को पॉइंट याद कर लें, हेडिंग को अपने हिसाब से लिखें। अगर ऑब्जेक्ट पूछा है तो ऑब्जेक्ट के भाषा में लिखें, इंपॉर्टेंस पूछा है तो इंपॉर्टेंस के भाषा में लिखें, कैरेक्टर पूछा है तो कैरेक्टर के भाषा में लिखें। लेकिन व्हाट डू यू मीन या डिफाइन, तो वो तो अलग से फिर लिखना पड़ेगा, है ना। तो 2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन यहां से क्या है, या मीनिंग क्या है, या डिफिनीशन क्या है, फिर उसका रोल, कैरेक्टर, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, फंक्शन जो भी डाले इसके साथ एक क्वेश्चन यहां से डालेगा।
क्लियर। तो आप 3 क्वेश्चन आगे, 2 क्वेश्चन लिवरेज से, 1 क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज। वैसे फर्स्ट एक्सरसाइज को आप 2 क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे, इससे भी 2 थ्योरी पूछेगा। और जो भी अभी हम बताए कि फंक्शन क्या है, डिफिनीशन क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, या फिर परंपरागत और आधुनिक विचारधारा के अंतर्गत इसका अंतर बताइए, डिफिनीशन कीजिए और दोनों में अंतर कीजिए, ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आप यहां से लें, लेकिन हम गेस के रूप में बता रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन जरूरी है, दूसरा यदि आता है तो बोनस है। ठीक है, उसके बाद ये 3 में हम आए, चौथा क्वेश्चन आप ले लें स्टॉक एक्सचेंज से ले लें, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आप मौखिक भी बहुत कुछ लिख सकते हैं। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, स्कंद विपणि क्या है, ये कैसे कार्य करता है, या इसमें निफ्टी सेंसेक्स क्या होता है ना। जो अगर अलग कहीं नहीं मिलेगा तो हमारा 12th के बीएससी का वीडियो लगा हुआ है, उसमें हम एक स्टॉक एक्सचेंज हेडिंग करके ही क्लास लिए हुए हैं, उससे आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद स्टॉक एक्सचेंज के बाद हम जोखिम, रिस्क बताए हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क, व्हाट डिफरेंस बिटवीन सिस्टमेटिक और नॉन सिस्टमेटिक रिस्क, ये क्वेश्चन हम गेस में भी दिए हैं, ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर कैपिटल बजटिंग और कैपिटल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा पढ़ लेना है, कैपिटल बजटिंग और कैपिटल स्ट्रक्चर। इस तरह यदि आप कर लेते हैं तो इस चैप्टर का पेपर 5 फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का आपका संभवतः तैयारी पूरा हो जाएगा, और आप 5 क्वेश्चन और कोशिश करेंगे कि 2 क्वेश्चन प्रैक्टिकल और 3 क्वेश्चन थ्योरी बना के आए। ठीक है, क्लास वाले को हम दे दिए हैं प्रैक्टिकल, ऑनलाइन में सब कुछ देना संभव नहीं है, इसलिए हम नहीं दे पाएंगे। आगे पेपर 6 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट पेपर 6 है। ये अकाउंट है, इसमें 2 पार्ट है, एक कॉस्ट और दूसरा मैनेजमेंट, है ना। 10 क्वेश्चन में 5 इधर से और 5 इधर से ले लीजिए। अब 5 में 2 थ्योरी अगर इधर से लेगा तो 3 थ्योरी इधर से लेगा, है ना। और यहां 3 प्रैक्टिकल लेगा तो इधर से 2 प्रैक्टिकल लेगा। ये पलट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 5-5 का इक्वेशन रहेगा, 5 क्वेश्चन कॉस्ट पार्ट से और 5 क्वेश्चन मैनेजमेंट पार्ट से। ठीक है, तो अगर ज्यादा हमको जल्दी में अच्छा तैयारी करना है तो हमको तो कोई 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, कोई एक बुक पे अगर कमांड कर लें, या तो कॉस्ट पे या तो मैनेजमेंट पे, तो आप 5 क्वेश्चन तो कर सकते हैं, 3 थ्योरी 2 प्रैक्टिकल, या मतलब 2 थ्योरी 3 प्रैक्टिकल, जो भी पूछेगा। और एक पार्ट में इसमें जैसे कॉस्ट का इंट्रोडक्शन, कॉस्ट का डिफरेंस मैनेजमेंट से या फाइनेंशियल अकाउंट से, ये क्वेश्चन है। फिर है यूनिट का 2 गो सवाल, यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकेंड। फिर है रिकॉन्सिलिएशन, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकेंड, रिकॉन्सिलिएशन, कॉन्ट्रैक्ट और वेरिएंस एनालिसिस, इसको आप ले लें कॉस्ट पार्ट में। वैसे वेरिएंस मैनेजमेंट का आता है लेकिन इजी है, और वेरिएंस का चाहे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, ये हम VVI कर दिए हैं, जो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर हम इस पार्ट में आते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट का प्रैक्टिकल, रिकॉन्सिलिएशन का प्रैक्टिकल और वेरिएंस का प्रैक्टिकल, 3 गो प्रैक्टिकल। उसके बाद 2 गो थ्योरी, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या है और अपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट की स्थिति में हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे तैयार करते हैं, इसका फॉर्मेट बताइए। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या है, अपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट की स्थिति में, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट की स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे तैयार करते हैं बताइए। ठीक है, फिर लागत लेखा क्या है, यह प्रबंधकीय से किस प्रकार भिन्न है या वित्तीय से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, फिर समाधान विवरण पत्र कैसे तैयार करते हैं, या समाधान विवरण पत्र क्या है, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, यह कैसे तैयार करते हैं। तो जैसे हम प्रैक्टिकल तैयार करते हैं कि दोनों चीज बनाते हैं,
कॉस्ट का प्रॉफिट ज्ञात करते हैं, पीएल का प्रॉफिट ज्ञात करते हैं, फिर किस चीज़ का इंक्रीज, किस चीज़ का डिक्रीज, कहाँ ऐड होता है, कहाँ लेस होता है। इसी प्रैक्टिकली चीज को थ्योरेटिकल बना के अपने मन से लिखना है, आंसर पूरा हो जाएगा, है ना। तो या तो इस पार्ट पे पूरा कमांड कर लें, या तो फिर इसमें रेशियो एनालिसिस क्या है, रेशियो एनालिसिस क्या लिमिटेशन, है ना। फिर इसमें कैश फ्लो फंड फ्लो का अंतर, या उसका एक कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक। फिर ब्रेक इवन पॉइंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। फिर ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, इसका निर्धारण कैसे करते हैं, इसका थ्योरी, है ना। तो आप कोई भी एक पार्ट पे कमांड करके परीक्षा को बेहतर कर सकते हैं। पूरा करने के, पूरा बुक पढ़ने के चक्कर में पता चला कुछ अधूरा रह गया, तो उस सवाल आप शुरू करें और आधा पे जाके फंस जाएगा, है ना। तो परीक्षा को बेहतर करने के लिए हमें एग्जामिनेशन में 5 क्वेश्चन का जवाब देना है मात्र। और एक चीज और याद रखेंगे, थर्ड पार्ट में ऑब्जेक्टिव नहीं है, 5 का 5 आपको थ्योरी पूछेगा, यानी आपको रिटेन थ्योरी प्रैक्टिकल मिक्स करके। तो हम ये बांटे, 5 कॉस्ट से और 5 मैनेजमेंट से पूछता ही है हर साल। तो हम कोई भी एक बुक पे अपना कमांड कर लें, एक बुक के अंतर्गत जितना चैप्टर है उस पे पकड़ बना लें, उसके थ्योरी पार्ट पर, उसके प्रैक्टिकल पार्ट पे, और ये पकड़ बनाना, यानी 5 को चैप्टर पे पकड़ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। और एक एग्जामिनेशन से दूसरे एग्जामिनेशन के बीच में कम से कम 3 दिन का गैप होता है, और 3 दिन में 5 को चैप्टर को रिवाइज करना भी बड़ी बात नहीं है ना। तो पूरा बुक का मतलब हुआ समुद्र मंथन करना, और समुद्र मंथन जब शुरू हुआ था तो विष का भी कलश निकला था, उसमें भी आफत था, अमृत का भी कलश निकला था, उसमें भी आफत था, दोनों में आफत था। इसीलिए आप समुद्र मंथन न करें, नहीं तो आफत को न्योता देना होगा। आप आधा पाठ करें, ठीक है, उसी में आपका कल्याण होगा, ठीक है। अगला पेपर 7, टैक्सेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस। टैक्सेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस में पहला क्वेश्चन, इनकम टैक्स क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है ना, ये आपको देना है। फिर रेसिडेंशियल इनकम, निवास स्थान के आधार पे कितने भाग में बांटा गया है, निवासी, अनिवासी, साधारण निवासी, असाधारण निवासी को डिफाइन करना है, क्लियर। के बाद हम आते हैं इनकम का 5 है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ये 3 को आप अवश्य रूप से प्रैक्टिकल रिवाइज कर लें। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन, 3 प्रैक्टिकल आपका फिक्स है। अदर सोर्सेज है, लेकिन उसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है, इसीलिए वहां पे अदर सोर्सेज के बदले आप जीएसटी का थ्योरी लिख दें, और एक इनकम टैक्स क्या है इसका हिस्ट्री या रेसिडेंशियल कोई एक थ्योरी। तो इनकम टैक्स में आप कोशिश करें 3 प्रैक्टिकल, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन, 3 प्रैक्टिकल हमें कर देना है और 2 थ्योरी लिख देना है। इस माइंडसेट से आप अगर एग्जाम में बैठेंगे तो आप 100% करके निकल जाएंगे, कुछ भी मिसिंग नहीं होगा। और ऑल के चक्कर में हो सकता है फंस जाए, है ना। तो इसमें आप फिक्स कर लें, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन को हमको रिवाइज करके एग्जाम में जाना है। थ्योरी में इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन, एक क्वेश्चन तो इंट्रोडक्शन से रहता ही है, और एक जीएसटी के बारे में आप पढ़ के जाएं। जीएसटी का थ्योरी है, पूरा बुक में लास्ट में थ्योरी ही है, जीएसटी क्या है, उसका विशेषता, कैरेक्टर नहीं है तो हम दे देंगे, वो लास्ट में एग्जाम है ना। जीएसटी का विशेषता या उसका टाइप, आईजीएसटी, सीजीएसटी, है ना, एसजीएसटी, तो हम लिखाए भी हैं कुछ शायद एक दो, हाँ ये लोग लिखा है, आप नहीं होंगे क्लास में। उसके बाद ये इसको समझ लें फिर से, 3 सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन, थोड़ा बहुत अदर सोर्सेज को टच में रखें, इसीलिए कि अगर बनने वाला होगा तो 4 प्रैक्टिकल बना देंगे। बिजनेस और प्रोफेशन को छोड़ दें, क्योंकि उसमें मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, रिसीव पेमेंट अकाउंट या फिर बिजनेस का क्या है, उसमें क्या मतलब रेवेन्यू इनकम है, क्या कैपिटल इनकम है, इस तरह बांट के क्या ऐड होगा, क्या लेस होगा, ये थोड़ा क्रिटिकल होता है कैलकुलेशन, है ना। और फाइनल अकाउंट टाइप का एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है, 1.5 पन्ना का एक सवाल ही डाल दिया। अब 1.5 पन्ना को समझने के लिए आधा घंटा चाहिए, तब तक हम एक थ्योरी लिख के निकल जाएंगे, है ना। थ्योरी में एनुअल वैल्यू क्या है, उसका निर्धारण कैसे होते हैं हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत, है ना। उसके बाद ऐसी 10 मदों को बताइए जो आय में शामिल किए जाते हैं लेकिन टैक्स नहीं लगता है, टैक्स फ्री अलाउंस, है ना, या जो पार्टली टैक्सेबल है और पार्टली टैक्सेबल नहीं है ना। अलाउंस क्या है
और यह कितने प्रकार के होते हैं वर्णन करें। इस सब तरह का क्वेश्चन को थोड़ा सा फोकस कर लेंगे, माइंड में रहेगा, क्योंकि वो उसका प्रैक्टिकल भी काम देगा, है ना। तो इस तरह से आप पेपर 8 निकाल लेंगे। पेपर 7, पेपर 8 आपका होता है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का एक वीडियो हम लगा दिए, जिसमें जिस दिन हम क्लास किए थे उस दिन बताए थे कि यही क्लास फुल है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं पढ़े, जिसमें हम जो जरूरी टॉपिक था वो कर दिए थे, उसको सार्वजनिक नहीं करेंगे। जो भी पढ़ने वाले होंगे वो मेरा वीडियो ढूंढ के देख लेंगे, जो पढ़ने वाले नहीं हैं, जो चोरी के भरोसे होंगे वो चोरी करेंगे, देखेंगे क्या कैसे चोरी होता है। और ये तय है कि आपको अपने बल पे एग्जाम देने जाना है, एग्जामिनेशन में चोरी नहीं चलेगा, चीटिंग नहीं चलेगा, गैदरिंग नहीं होगा। आपका प्रशासन टाइट है, कुछ भी नहीं करने देगा आपको अपने क्षमता से एग्जाम में जाना है। और इस तरह जो हमें भी समझाए, इसको हमारा वीडियो लगेगा, उसमें से आप लोग देखेंगे, समझेंगे, और इस फोकस पे मार्क्स स्टेटमेंट पे ज़्यादा ध्यान देंगे कि आपको चाहिए कितना, क्या घट रहा है, उस हिसाब से सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आप अपने आप को तैयार करें, और तब आपका रिजल्ट बेहतर है। क्योंकि आपका भविष्य आपके थर्ड पार्टी के रिजल्ट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आपको बहुत सारा जॉब ऐसा होता है जिसमें मार्क्स मोस्ट होता है, तो आपको उस मार्क्स को अचीव करना होगा। मार्क्स अगर कम होगा तो आप उस जॉब के लायक नहीं काउंटिंग होंगे, तो आप फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, है ना। तो आप और न पढ़ने वाले में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो इस सिस्टम से आप आगे का काम करें, बस यही समझाना मेरा आज का उद्देश्य था।